हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सीलेंट टारगेट बैच में। तो आज हम आप सभी के लिए एसएसटी हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद लेकर आए हैं। उस चैप्टर का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में सेलेक्ट है, पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज की वीडियो से कम आपके एग्जाम में 5 से 6 अंक आ सकते हैं। कम से कम 5 से 6 अंक आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का सिलेक्ट किया गया है, जितना भी एमसीक्यू है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंद चीन से किस क्षेत्र का अभिप्राय है। तो दोस्तों, हिंद चीन से किस क्षेत्र का अभिप्राय है। तो हिंद चीन से अभिप्राय है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का। किसका है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का। हिंद चीन के अंतर्गत ये 3 शहरें आते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंद चीन का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था। तो दोस्तों, हिंद चीन का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था। तो इसका क्षेत्रफल था 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था? 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, टोकिन और अन्नाम पर प्राचीन काल में किसका प्रभाव अधिक रहा। कहा कि टोकिन और अन्नाम पर प्राचीन काल में किसका प्रभाव अधिक रहा। तो किसका प्रभाव अधिक रहा था दोस्तों? तो चीन का प्रभाव अधिक रहा था। किसका? चीन का प्रभाव अधिक रहा था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कंबोडिया लाओस पर किस संस्कृति का प्रभाव प्रमुख था। कंबोडिया और लाओस पर किस संस्कृति का प्रभाव प्रमुख था। तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव क्या था? प्रमुख था। भारतीय संस्कृति का प्रभाव प्रमुख था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिंद चीन की दक्षिणी सीमा किस सागर से लगती है। तो दोस्तों, हिंद चीन की दक्षिणी सीमा किस सागर से लगती है। तो हिंद चीन की दक्षिणी सीमा चीन सागर से लगती है। किस सागर से? चीन सागर से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 1498 ईस्वी में भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था। तो 1498 ईस्वी में भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था। तो वास्को डिगामा ने खोजा था। किसने खोजा था? वास्को डिगामा ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था। तो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी के आसपास किसे व्यापारिक केंद्र बनाया था। तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी के आसपास किसे व्यापारिक केंद्र बनाया। तो किसे बनाया था दोस्तों? तो मलक्का को बनाया था। किसे? मलक्का को बनाया था व्यापारिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि दिख सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति ने हिंद चीन में राजनीति प्रभुत्व स्थापित करने का संगठित प्रयास किया। तो किस यूरोपीय शक्ति ने हिंद चीन में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का संगठित प्रयास किया। तो किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? तो फ्रांस ने किया था। किसने किया था? फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्या है कि 1862 ईस्वी में किस प्रदेश को फ्रांस ने संधि हेतु बाध्य किया था। तो 1862 ईस्वी में किस प्रदेश को फ्रांस ने संधि के लिए बाध्य किया था। तो किससे किया था? तो अन्नाम को किया था। किससे किया था? अन्नाम को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1863 ईस्वी में किसे फ्रांस ने संरक्षित राज्य बनाया था। तो 1863 ईस्वी में किसे फ्रांस ने संरक्षित राज्य बनाया था। तो किसे बनाया था? कंबोडिया को बनाया था। किसे बनाया था दोस्तों? कंबोडिया को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1884 ईस्वी में फ्रांसीसी प्रभुत्व किस क्षेत्र पर सुनिश्चित हुआ।
तो 1884 ईस्वी में फ्रांसीसी प्रभुत्व किस क्षेत्र पर सुनिश्चित किया गया था? तो किस क्षेत्र पर सुनिश्चित किया गया था? तो अन्नाम पर। कहाँ? अन्नाम पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 1904 ईस्वी में किस क्षेत्र पर फ्रांस का नियंत्रण माना जाता था? तो 1904 ईस्वी में किस क्षेत्र पर फ्रांस का नियंत्रण माना जाता था? तो किस पे माना जाता था दोस्तों? लाओस पर। किस पर? लाओस पर। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कोचीन किसके अधीन सीधे प्रशासनिक था? तो कोचीन चीन किसके अधीन सीधे प्रशासनिक था? तो किसके अधीन था? तो फ्रांसीसी शासन के अधीन था। किसके था? फ्रांसीसी शासन के अधीन था सीधे। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते। तो हमारा अगला प्रश्न है कोलोन किसे कहा जाता था? तो कोलोन किसे कहा जाता था? तो हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग देखें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 5 से 6 अंक कम से कम आएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का आशय है। तो दोस्तों एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का आशय क्या है? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का आशय है बंधुआ मजदूरी जैसा अनुबंध। कैसा? बंधुआ मजदूरी जैसा अनुबंध। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है टोकिन की जीवनाधार घाटी कौन सी बताई गई? तो टोकिन की जीवनाधार घाटी कौन सी बताई गई? टोकिन की जीवनाधार घाटी कौन सी बताई गई? तो लाल नदी। कौन? लाल नदी बताई गई थी। जीवना घाटी कौन बताई गई थी? लाल नदी, यानी जीवनाधार घाटी मतलब कौन बताई गई थी? तो लाल नदी, रेड रिवर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कंबोडिया का मैदानी क्षेत्र किस नदी से जुड़ा है? तो दोस्तों कंबोडिया का मैदानी क्षेत्र किस नदी से जुड़ा है? तो किस नदी से जुड़ा है? तो मेकांग नदी से जुड़ा है। किस नदी से? मेकांग नदी से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कोचीन चीन में मुख्य कृषि क्षेत्र कहाँ था? तो कोचीन चीन में मुख्य कृषि क्षेत्र कहाँ था? तो मेकांग का डेल्टा क्षेत्र में। कहाँ था? मेकांग का डेल्टा क्षेत्र में था। मेकांग का डेल्टा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है पहाड़ी इलाकों में मुख्यतः कौन सी खेती की गई? तो पहाड़ी इलाकों में मुख्यतः कौन सी खेती की गई? तो पहाड़ी इलाके में कौन सा खेती किया गया? तो रबर का खेती किया गया था। रबर का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हिंद चीन के खनिजों में प्रमुख नहीं है। तो हिंद चीन के खनिजों में प्रमुख कौन नहीं है? तो हिंद चीन के खनिजों में बॉक्साइट प्रमुख नहीं है। क्या है? बॉक्साइट प्रमुख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1931 तक वियतनाम दुनिया का किस वस्तु का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? तो 1931 तक वियतनाम दुनिया का किस वस्तु का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था? तो किसका बना था? चावल का बना था। किसका बन गया था? चावल का बन गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, चावल का। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी शिक्षा नीति एक उद्देश्य था। तो फ्रांसीसी शिक्षा नीति एक उद्देश्य था। तो स्थानीय बच्चों को सीमित रखना। क्या था? स्थानीय बच्चों को सीमित रखना। इसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय बच्चों को सीमित रखना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है फ्रांसीसी काल में संरचनात्मक विकास में प्रमुख रहा। तो फ्रांसीसी काल में संरचनात्मक विकास में प्रमुख रहा तो क्या प्रमुख रहा था? तो प्रमुख रहा था रेल और सड़कों का जाल। क्या प्रमुख रहा था? रेल और सड़कों का जाल। तो दोस्तों हमारा 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। कितने हुए? 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 25 में कितने प्रश्न सही हुए हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके आगे आने वाले प्रश्न और ही ज़्यादा वीवीआई है, और ही ज़्यादा वीवीआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक वीडियो को देखें। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1903 में दुई तान होई किसने स्थापित किया? तो 1903 में दुई तान होई किसने स्थापित किया? तो दुई तान होई किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो फान बोई चाउ ने किया था। किसने किया था?
फान बोई चाउ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फान बोई चाउ ने, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक है फान बोई चाउ। कौन है? फान बोई चाउ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बीबीए प्रश्न है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1905 में किस देश की विजय ने एशियाई राष्ट्रवाद को प्रेरित किया? 1905 में किस देश की विजय ने एशियाई राष्ट्रवाद को प्रेरित किया था? तो जापान की रूस पर विजय। जापान की रूस पर विजय, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि फान चू त्रीन किस प्रकार के राष्ट्रवाद के पक्षधर थे? तो फान चू त्रीन किस प्रकार के राष्ट्रवाद के पक्षधर थे? तो थे किस प्रकार के राष्ट्रवाद के पक्षधर थे? तो थे गणतंत्रवादी के पक्षधर। किसके थे? गणतंत्रवादी के पक्षधर थे, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है sun yat-sen की क्रांति से प्रेरित छात्र समूह कौन सा संगठन बनाया? तो sun yat-sen की क्रांति से प्रेरित छात्र समूह कौन सा संगठन बनाया था? तो कौन सा संगठन बनाया था? तो वियतनाम क्वांग फुक होई। कौन सा बनाया था? वियतनाम क्वांग फुक होई संगठन बनाया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन से हजारों लोग कहाँ ले जाया गया? लोगों को कहाँ ले जाया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन से हजारों लोगों को कहाँ लेकर गया था? तो कहाँ लेकर गया था? तो लेकर गया था फ्रांस में। कहाँ ले गया था? फ्रांस में। कहाँ लेकर गया था? फ्रांस में। किस मजदूरी करने के लिए? उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 1919 में किसके विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन चला? तो 1919 में किसके विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन चला? तो दोस्तों 1919 में किसके विरुद्ध चला था? तो चीनी व्यापारियों के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन चला था। किसके विरुद्ध? चीनी व्यापारियों के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोचीन चीन में क्या बनाया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोचीन चीन में क्या बनाया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोचीन चीन में क्या बनाया गया था? तो निर्वाचित विधानसभा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? निर्वाचित विधानसभा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है न्यूगन आय क्वोक कौन है? तो न्यूगन आय क्वोक कौन है? तो न्यूगन आय क्वोक कौन था दोस्तों? तो न्यूगन आय क्वोक वियतनामी क्रांति कौन था? तो हो ची मिन का नाम था। किसका नाम था? ये हो ची मिन का नाम था। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर कौन है? हो ची मिन का उपनाम था, ऑप्शन नंबर ये सही है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूगन आय क्वोक कौन है? तो न्यूगन आय क्वोक कौन था दोस्तों? तो न्यूगन आय क्वोक कौन था? तो ये फान चू त्रीन का उपनाम था। किसका नाम था? तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूगन आय क्वोक कौन है? तो दोस्तों न्यूगन आय क्वोक कौन था? तो फान चू त्रीन का उपनाम था। क्या था? फान चू त्रीन का उपनाम था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 1925 में हो ची मिन्ह ने कौन सा संगठन बनाया? तो कौन सा संगठन बनाया था दोस्तों? तो कौन सा संगठन बनाया था? 1925 में हो ची मिन्ह ने कौन सा संगठन बनाया था? तो दोस्तों कौन सा संगठन बनाया था? तो वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया था। कौन सा बनाया था? वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया था 1935 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1930 में किस पार्टी की स्थापना हुई? तो दोस्तों 1930 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1930 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा VVI हैं, इसलिए आप लोग आज का वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत ही खतरनाक प्रश्न आज के वीडियो में हम लाए हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1930 के दशक की वैश्विक मंदी का प्रभाव था। तो दोस्तों 1930 की वैश्विक मंदी का प्रभाव क्या था? तो 1930 के दशक के वैश्विक मंदी का प्रभाव था चावल रबर के दाम गिरे। क्या थे? चावल रबर के दाम गिरे थे। क्या हुआ था? चावल रबर के दाम गिरे थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी दमन में क्या शामिल था? तो दोस्तों फ्रांसीसी दमन में क्या शामिल था? तो फ्रांसीसी दमन में शामिल था
हवाई जहाज़ों से बमबारी, क्या शामिल था? तो हवाई जहाज़ों से बमबारी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वियत मिन्ह का स्वरूप क्या था? तो वियत मिन्ह का स्वरूप क्या था दोस्तों? तो वियत मिन्ह का स्वरूप क्या था? तो वियतनाम का स्वरूप था व्यापक मोर्चा। क्या था? व्यापक मोर्चा, व्यापक मोर्चा। इसमें आते थे किसान, व्यापार और बुद्धिजीवी वर्ग। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बाओ दाई ने किस सिंहासन का त्याग कब किया? तो बाओ दाई ने सिंहासन का त्याग कब किया था दोस्तों? तो बाओ दाई ने सिंहासन का त्याग किया था 25 अगस्त 1945 को। कब किया था? 25 अगस्त 1945 को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ? तो दोस्तों हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता हुआ था 6 मार्च 1946 को। कब हुआ था? 6 मार्च 1946 को। फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि फ्रांस की औपनिवेशिक यूनियन योजना में क्या था? तो फ्रांस की औपनिवेशिक यूनियन योजना में क्या था? तो इस योजना में क्या था दोस्तों? तो इस योजना में था सभी उपनिवेशों में एक यूनियन में, सभी उपनिवेश एक यूनियन में थे। इस योजना में क्या था? सभी उपनिवेश एक यूनियन में थे, एक संगठन बनाकर एक साथ थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हनोई समझौते के तहत फ्रांसीसी सेना को कहाँ प्रवेश का अधिकार मिला? तो हनोई समझौते के तहत फ्रांसीसी सेना को कहाँ प्रवेश करने का अधिकार मिला था? तो इसे प्रवेश करने का अधिकार कहाँ मिला था? तो दोस्तों हनोई समझौते के तहत फ्रांसीसी सेना को टोकिन में प्रवेश करने का अधिकार मिला था। कहाँ मिला था? टोकिन में प्रवेश करने का अधिकार मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है फ्रांस ने हनोई समझौता के बाद किस क्षेत्र में पृथक सरकार बना दी? तो फ्रांस ने हनोई समझौता के बाद किस क्षेत्र में पृथक सरकार बना दी थी? तो फ्रांस ने किस क्षेत्र में बनाया था? तो कोचिन चीन ने बनाया था। किसने बनाया था? कोचिन चीन में बनाया था। कहाँ? कोचिन चीन में बनाया था पृथक सरकार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है बाओदाई समाधान का आशय है। तो बाओदाई समाधान का आशय क्या था दोस्तों? तो बाओदाई समाधान का आशय क्या था? तो इसका आशय था बाओदाई को शासक बनाना। क्या था? बाओदाई को शासक बनाना। बाओदाई को शासक बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? तो हमारा अगला प्रश्न है 1950 में वियतनाम गणराज्य को किसने मान्यता दी? तो 1950 में वियतनाम गणराज्य को किसने मान्यता दी थी? तो रूस और चीन ने दिया था। किसने दिया था? रूस और चीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि डीएन बीएन फू में किसकी हार हुई? तो दोस्तों डीएन बीएन फू में किसकी हार हुई थी? तो डीएन बीएन फू में किसकी हार हुई थी? तो इसमें फ्रांस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि डीएन बीएन फू में लगभग कितने फ्रांसीसी सैनिक ने आत्मसमर्पण किया? तो डीएन बीएन फू में लगभग कितने फ्रांसीसी सैनिक ने आत्मसमर्पण किया था? तो लगभग 16,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। कितना? लगभग 16,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 कि 1954 के जिनेवा समझौता का परिणाम क्या था? तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तो आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहाँ दें? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से कम 5 से 6 अंक आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।